इतिहास चर्चा के नए अंक में आपका स्वागत है। अभी फूले फिल्म को लेकर खासी चर्चा और विवाद है और 11 अप्रैल को जब महात्मा ज्योतिबा राव फूले की जयंती पे ये फिल्म रिलीज होनी थी, लेकिन वर्चस्ववादी समूहों के विरोध के चलते इसके रिलीज की तारीख बदल दी गई और अब 25 अप्रैल को संभवतः यह फिल्म रिलीज हो पाएगी। इसलिए जब फिल्म को लेकर एक बहुत बहस मची हुई है, तो मैं अपनी तरफ से कोई और टिप्पणी न करते हुए सिर्फ भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के शलाका पुरुष माने जाने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और महात्मा ज्योतिबा राव फूले के बीच जो वैचारिक मतभेद था और वैचारिक मतभेद के जो प्रमुख बिंदु थे उन पे चर्चा करूंगा और निर्णय या निष्कर्ष निकालने की जिम्मेदारी अपने दर्शकों, श्रोताओं और पाठकों पर छोड़ता हूं कि वो इस चर्चा से क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो आइए इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं। महात्मा वर्सेस लोकमान्य। महात्मा से मेरा तात्पर्य ज्योतिबा राव फूले से है, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र में हुआ था और उनका देहावसान 28 नवंबर 1890 को महाराष्ट्र में ही हुआ। और इन्हीं के बरक्स लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं, जिनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में हुआ और मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई। उम्र में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ज्योतिबा राव फूले से छोटे थे, लेकिन समकालिक थे और इन दोनों के बीच अक्सर बहुत सारे मुद्दों पर मतभेद बना रहा। आइए देखते हैं उन मतभेद में से कुछ प्रमुख मुद्दों को, 6 मुद्दों को एक मैं रखूंगा कि उस पर ज्योतिबा राव फूले की क्या राय है और लोकमान्य गंगाधर तिलक की क्या राय है। मुद्दा नंबर 1, तिलक भारतीय समाज की बुनियाद जाति व्यवस्था है ऐसा मानते थे और जाति की समाप्ति का अर्थ है भारतीय समाज की बुनियाद को तोड़ देना, साथ ही राष्ट्र और राष्ट्रीयता को तोड़ना है। ये तिलक का विचार था और इस विचार को उन्होंने अपने द्वारा संपादित समाचार पत्र मराठा के 24 अगस्त 1884 के अंक में पृष्ठ 1 पर व्यक्त किया है। इसके बरक्स ज्योतिबा फूले जाति की को असमानता की बुनियाद मानते थे और इसे समाप्त करने के लिए जीवन पर्यंत संघर्षरत रहे। तिलक ने फूले को देशद्रोही कहा। क्यों? क्योंकि वह उनके हिसाब से जो देश की बुनियाद थी जाति, उसके विरुद्ध वो संघर्षरत थे। इसलिए फूले को जो बाल गंगाधर तिलक ने देशद्रोही कहा। दूसरा मुद्दा शिक्षा का है। तिलक का मानना था कि कुणबी, ब्रैकेट में आप उस जमाने में शूद्रों की एक जाति थी कुणबी, शूद्र समाज के बच्चों को इतिहास, भूगोल, गणित पढ़ने की क्या जरूरत है, ये लिखा है तिलक ने। उन्हें अपने परंपरागत जातीय पेशे को अपनाना चाहिए। ये भी 1884 के मराठा के जिस अंक का मैंने जिक्र किया उसी में पृष्ठ 2 और पृष्ठ 3 पर ऐसा तिलक लिखते हैं। जबकि इसके बरक्स अगर हम इस मुद्दे पर महात्मा फूले को देखें तो वो सबके लिए शिक्षा के हिमायती थे और उन्होंने 1848 में पहला विद्यालय खोल दिया था, वो भी अछूतों के बच्चों के लिए खोला था, जिन्हें मनुवादी व्यवस्था में पढ़ने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी। तीसरा मुद्दा जो था कि महात्मा फूले
सरकार को लगातार प्रतिवेदन देकर अ, इस बात का दबाव ब्रिटिश सरकार के ऊपर बढ़ा रहे थे कि वह शिक्षा के लिए धन आवंटित करे और उस धन से सबको शिक्षा की व्यवस्था की जाए। सबको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1833 में पहली बार 1 लाख रुपए का प्रावधान अपने बजट में शिक्षा के लिए किया था और 20 सालों तक इसी बात की बहस चलती रही कि ये पैसा किस तरह की शिक्षा पर खर्च किया जाए। तो इस दौरान हम लोग ये देखते हैं कि लगातार महात्मा फुले सरकार को चिट्ठियां लिख रहे थे, प्रतिवेदन भेज रहे थे, तमाम लोगों के दस्तखत करा के प्रतिवेदन भेज रहे थे और ये मांग कर रहे थे कि सरकारी धन से शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खोले जाए। जबकि इसी मुद्दे पर तिलक का मानना था कि सार्वजनिक धन से नगर पालिका को या स्थानीय निकायों को सबको शिक्षा देने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि यह धन जो नगर निकाय या स्थानीय निकाय खर्च करेंगे शिक्षा पर, वह करदाताओं से प्राप्त कर के माध्यम से प्राप्त धन है और शूद्र और अतिशूद्र कर नहीं देते। इसलिए नगर पालिकाओं को कोई अधिकार नहीं है कि वो शूद्रों अतिशूद्रों को इस पैसे से शिक्षा दे मुफ्त में। चौथा मुद्दा जिस पर इन दोनों ही लोगों में मतभेद था वह था शिक्षा से ही जुड़ा हुआ मामला था। तिलक का कहना था कि महार और मातंग जैसी अछूत जातियों के बच्चों को स्कूलों में दाखिला नहीं मिलना चाहिए। स्कूलों में सिर्फ उन्हीं जातियों के बच्चों को दाखिला मिलना चाहिए जिन्हें प्रकृति ने इस लायक बनाया है, यानी सवर्ण ऊंची जाति के बच्चों को। जबकि हमको पता है कि महात्मा फुले सबके लिए शिक्षा के लिए प्रयासरत थे और उन्होंने 1848 में शूद्रों और अतिशूद्रों के बच्चों के लिए शिक्षा के द्वार खोल दिए थे एक स्कूल के माध्यम से और सारी जिंदगी वह शिक्षा इन शूद्रों अतिशूद्रों को शिक्षा देने के लिए प्रयासरत रहे। और विपरीत परिस्थितियों में 19वीं शताब्दी के में जब अंग्रेज़ों का राज हिंदुस्तान में, विपरीत परिस्थितियों में वो पूना में रहते थे और पूना में भले ही पेशवाशाही खत्म हो गई थी 1818 में भीमा कोरेगांव के युद्ध में पेशवाओं के हार जाने के बाद, लेकिन बावजूद इसके सामाजिक जीवन में ब्राह्मणों का वर्चस्व बरकरार था, पेशवा संस्कृति बरकरार थी। और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, मैंने अपनी किताब जो मैंने फूले पे लिखी कि 19वीं शताब्दी के भारतीय नवजागरण के अग्रदूत महात्मा फूले, उसमें जब मैं उसको लिख रहा था और उसके लिए अध्ययन कर रहा था तो मैं सचमुच चमत्कृत रह जाता था कि कैसे कोई आदमी ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, जबकि उसे घर से निकाल दिया गया हो, उसे किसी तरह का कोई पारिवारिक संरक्षण या जातीय संरक्षण न हो और एक वो वर्चस्ववादी जातियों के विरुद्ध पूरे समय शिक्षा के अलग जगाता रहा, अपनी पत्नी को शिक्षित किया, खुद शिक्षित हुआ और उसने इस शिक्षा के इस धन का उपयोग भारत के गरीब गुरबों को, जिन्होंने शताब्दियों से जिनके लिए शिक्षा के द्वार बंद थे, उनके लिए उसके दरवाजे खोलने और उनके जीवन में शिक्षा से रोशनी भरने की कोशिश में लगा दिए। तो ये मुद्दा, एक चौथा मुद्दा। पांचवा मुद्दा जो है वो तिलक लड़कियों को शिक्षित करने के भी विरोधी थे। उन्होंने लड़कियों को शिक्षित करने की जब बात महात्मा फुले द्वारा उठाई गई और 1857 में महात्मा फुले ने लड़कियों के लिए अपनी पत्नी को पहले तो शिक्षित किया, जो जब शादी हुई थी तो वो बिल्कुल ही पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्हें फुले ने स्वयं अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को इतना शिक्षित किया कि वह भारत की पहली शिक्षिका बनने की योग्यता प्राप्त कर ली उन्होंने। और 1857 में जब महा विद्रोह भारत में हो रहा था, उस समय उन्होंने महाराष्ट्र में पुणे में लड़कियों के लिए, अछूत लड़कियों के लिए एक विद्यालय खोला जिसमें सावित्रीबाई फुले को उन्होंने शिक्षिका नियुक्त किया और फातिमा शेख और सगुणाबाई, ये 3 लोग उस विद्यालय में शिक्षिका बनी और इस काम को उन्होंने शुरू किया। जबकि तिलक
ने लड़कियों की स्थापना लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना के विरोध में संघर्ष चलाया। इसका जिक्र एजुकेटिंग वुमेन एंड नॉन ब्राह्मण्स, लॉस ऑफ नेशनैलिटी, बाल गंगाधर तिलक एंड द नेशनलिस्ट एजेंडा इन महाराष्ट्र नामक किताब में आप देख सकते हैं। छठा जो मुद्दा था जिस पे जो चिन्हित किया है, जिससे हम इन दोनों व्यक्तियों की सोच की तुलना कर सकते हैं, वो है कि फूले के निरंतर लिखने पढ़ने और प्रतिवेदन भेजने के प्रस्ताव से, निरंतर संघर्ष करने से ब्रिटिश सरकार किसानों को थोड़ी राहत देने के लिए सूदखोरों के ब्याज और जमींदारों के लगान में थोड़ी सी कटौती कर दी थी, जिससे किसानों को इन दोनों ही वर्गों के शोषण से में थोड़ी राहत मिली थी। तिलक ने सरकार के इस कदम का सख्त प्रतिवाद किया था और तीखा विरोध दर्ज कराया था। इन दोनों, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, मैं जो समझ पाता हूँ कि लोकमान्य कहे जाने वाले बाल गंगाधर तिलक से महात्मा फूले और शाहू जी महाराज का संघर्ष और महात्मा गांधी से डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष का इतिहास वास्तव में उच्च जातीय वर्चस्व आधारित राष्ट्रवाद के खिलाफ शूद्रों, अतिशूद्रों का जाति विहीन समता आधारित समाज का संघर्ष है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को, वीडियो को शेयर करें और अपने मित्रों को से भी प्रोत्साहित करें कि वो इतिहास चर्चा के सदस्य बने। धन्यवाद।